तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें हम न्यूरॉन्स और अपने नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग के अंदर हो या प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, हार्मोन सिस्टम कैसे काम करता है, उसको हम पढ़ते हैं। तो आज से इस चैप्टर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया गया है ह्यूमन बीइंग में, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल समझेंगे। बाकी कहानी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक द कोशिका ऐप डाउनलोड नहीं किया है वह द कोशिका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनपसंद कोर्स को चूज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ये लिंक्स हैं, इनका यूज करके आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको यह समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का मतलब क्या है। देखिए, कंट्रोल का मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा आप किसी को आदेश देते हैं और उस आदेश का वैसे ही स्टेप वाइज मैनर में फॉलो किया जाता है। दिस इज व्हाट कंट्रोल। अब वो किस किस के थ्रू वो आदेश जाएगा और कौन कौन से पार्टिकल्स या कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, क्या वो मिलके काम करेंगे या किसी अलग सीरीज में काम करेंगे, तो ये जो टुगेदर फ्रेमवर्क होता है, एक साथ मिलके एक ही तरह के सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, बात करते हुए काम करना, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे को एजुकेशन, जहां पे क्या बोलते हैं, लड़के और लड़कियां यानी मेल और फीमेल चाइल्ड एक साथ आपके पढ़ते हैं, बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ऐसी एजुकेशन सिस्टम को को एजुकेशन कहते हैं। यानी को प्लस ऑर्डिनेट, इसी से बना है कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रहा है? नहीं, मिल के काम करना। When many organs working together to adjust the vital activities का मतलब जैसे रेस्पिरेशन हो गया, जो लाइफ प्रोसेस जिसको आप कहते हैं, है ना, उसी को वाइटल एक्टिविटीज भी कहते हैं हम लोग। ओके बच्चों, ठीक है ना? गुड। When many organs working together to adjust the vital activities of life of an organism, वो कोई भी हो सकता है, then it is known as कोऑर्डिनेशन। तो आपने देखा कि जब बहुत सारे ऑर्गन या सिस्टम मिलके एक साथ कोई वाइटल एक्टिविटी को पूरी तरह से कंप्लीट कराते हैं या उसमें इंटरफेयर करते हैं या उसको अल्टर करते हैं, दिस सिंपली इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो क्लास 10th में आपको समझना और पढ़ना है वो यही दो प्रकार हैं, दो तरह के हैं। पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जहां पे न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, है ना। और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जहां पे नॉर्मली हार्मोन्स की बात करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है बेटा? जहां पे हम हार्मोन्स की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में समझते हैं, न्यूरॉन के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या है? अब नाम से ही पता चल गया ओके कि ये तो सिस्टम है, और किसका सिस्टम है? नर्वस यानी न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन का नेटवर्क होगा कहीं ना कहीं, ये मिल करके हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी को पूरा कर रहे होंगे। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल, विच इज द लॉन्गेस्ट, क्या बेटा? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर हो गया? गुड। सबसे बड़ी सेल कौन थी? बिगेस्ट? इसको आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट नर्व इंपल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब नर्व इंपल्स का मतलब क्या है? नर्व इंपल्स का मतलब है इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बॉडी के, तो यही कहलाते हैं नर्व इंपल्सेस। ठीक है ना? यानी हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, नर्व इंपल्स के ही फॉर्म में ले जाते हैं। ओके बच्चों, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड ब्रेन, हिंदी में इसको मस्तिष्क कहते हैं, एंड अदर ऑर्गन्स।
तो ब्रेन तो रहेगा ही, इसके अलावा आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता है, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पता है, आंख, नाक, कान, है ना, तो टंग्स हो गए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट मतलब जो भी अगल बगल की चीज है, जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमारे सेंस ऑर्गन रिसीव करके उसे पहुंचा सकते हैं, वो सब कुछ एनवायरमेंट होता है। सो all information from our environment is detected by specialized tips of some nerve cells, है ना। स्पेशलाइज्ड टिप्स मतलब उसको रिसेप्टर बोलते हैं, जो स्पेशलाइज्ड टिप होती है इसको रिसीव करने वाला एरिया कहा जाता है या ऑर्गन कहा जाता है। अगर ऑर्गन में है तो रिसेप्टर ऑर्गन बोलेंगे या रिसेप्टर एंड बोलेंगे। These receptors are usually located इन आवर सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स मैंने बताया ना, जैसे आंखें हो गई, आईज हो गई, है ना, ईयर्स हो गए, कान जो सुन सकते हैं, इसी तरह से टंग हो गया, आपका जो जीभ है वो टैंगो रिसेप्टर है। तो ये सब क्या है, रिसेप्टर्स हो गई, स्किन हो गई, ये सब रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है ना। सो दीज रिसेप्टर्स are usually located in our sense organs such as inner ear, nose, tongue, etc. So gustatory receptor will detect taste, है ना। gustatory receptor टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको पता ही है कि ये कहां पे पाए जाएंगे, टंग्स में पाए जाते हैं। जबकि ऑल्फैक्टरी की बात करें, जो कि नाक में पाया जाता है, नोज में होता है बच्चों, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो आपने देखा कि बिना नर्वस सिस्टम के हमारे सेंस का डेवलपमेंट हो पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखती है ना। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। हम समझेंगे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। अब एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एकदम फाइन अगर बांटा जाए तो। वैसे तो 2 ही हिस्से में बांटा गया है एनसीईआरटी में, पर इसको फाइनली बांटा जाए तो 3 हिस्सों में बांट सकते हो बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज PNS, एंड ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज ANS। समझ में आ रहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो ठीक बीचों बीच होगा, और इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इनका फंक्शन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को समझिए, उसकी क्लासिफिकेशन को समझिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो भी अगल बगल की सिस्टम्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के अगल बगल जाती हैं, उनको पेरिफेरल, पेरी का मतलब ही होता है चारों ओर, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि, है ना। तो पेरीफेरी यानी अगल बगल की। तो उसमें कौन कौन से नर्व्स होती हैं, तो उसमें होती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स है आपको पता ही चलेगा। क्रेनियल मतलब जो ब्रेन से निकल के अगल बगल जाती हैं, स्पाइनल यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके अगल बगल जाती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये 2 चीजें हैं। इसको कई बार इनकी एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि सेंसरी है एंड मोटर है। ये अक्सर मैं क्लासरूम में आपको पढ़ाता रहता हूं, सेंसरी और मोटर के रूप में भी इसे बांटा जा सकता है, ठीक। ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में ये नॉर्मली उस जगह पाए जाते हैं जहां पे ब्रेन को अपनी इच्छा अनुसार किसी ऑर्गन को रोकना नहीं होता है। मतलब कि वो ऑर्गन ब्रेन की इच्छा से काम नहीं करता, वो अपने आप रेगुलेट होता रहता है। अब आपको पता ही चल गया होगा, जैसे हमारा हार्ट है ना, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल जिसे आप कहते हैं, तो इनको खुद ही काम करना होता है। तो ऐसे सभी सिस्टम्स जो ब्रेन के डायरेक्टली विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली हो सकते हैं बट डायरेक्टली विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते, यानी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, जो वो सभी ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और ये दोनों का जो जोड़ा है ये मिलके अपनी परफेक्ट ड्यूटी परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका डिस्कशन भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में क्या, जैसे आपने देखा होगा
नॉर्मली जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा है, 72 बार, ठीक है भाई, एवरेज है। लेकिन अगर हम दौड़ रहे हैं या हमें डर लग जाता है, ऐसे केस में आप देखते हैं कि यह बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, तो 80 प्लस हो जाता है ना। अब ये इसमें से अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से ये इनहेंस हो गया है, रेट 80 के प्लस चला गया है, 85 90 ऐसे हो गया, बहुत देर तक अगर ऐसा रहा तो ब्रेन हैमरेज या क्या होते हैं ह्यूमरेज, ऐसे ब्लड कैपिलरीज का फटना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पैरासिम्पैथेटिक इसको तुरंत ऑप्टिमम या उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी का लेवल है, जैसे 72 टाइम बीट होना है, थोड़ी देर में तुरंत इसको वापस यहां ले आता है, भाई चलो नॉर्मल हो जाओ, है ना, नहीं तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हमेशा जोड़े में काम करते हैं, इनको सिस्टर्स कहा जाता है ना, कि ये हमेशा एक जैसा काम करेंगे, बस सब कुछ सेम है, बस काम एक दूसरे के अपोजिट करते हैं। अगर एक इनहेंस कर रहा है तो दूसरा उसको फिर से इक्वलाइज करेगा, स्लो डाउन करके बराबर ले आएगा, जैसा कि नॉर्मल होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? नर्वस सिस्टम का एक एक हिस्सा समझ में आ गया। मैं शॉर्टकट में फिर से रिवाइज करता हूं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। इतना क्लियर हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल यानी ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, ये जो हाथ और पांव में अगल बगल फैलती हैं और अलग अलग एक्टिविटीज करती हैं, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको पता ही है, जहां पर ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिनको खुद ही एक्टिविटी करनी है बिना किसी ब्रेन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के, वो सभी सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को एकदम क्लियर दिखाया गया है। जो रेड कलर में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, और जो भी ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही तो हमने पढ़ा है अभी अभी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, आप देख पा रहे हो ब्रेन यहां बीच में है और स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग एकदम टेल तक हमारे आता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इसको सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाहर रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है जो इसको सुरक्षा देती है, इसको सेफ करती है। अब ब्लू कलर की हैं, यहाँ कुछ न्यूरॉन्स ऐसी हैं जो ब्रेन से निकल रही हैं, ब्लू वाली, अगर आप ध्यान से देख पाओ, कुछ इसमें से नोज के पास, कुछ आंखों के पास और कुछ टंग के आसपास आती जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? लेट मी जूम दिस ताकि आप और अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाइए। ठीक है बच्चों, अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये देखिए ये ब्रेन वाला हिस्सा है, यहां से कुछ न्यूरॉन्स निकली है ब्लूइश कलर की, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ठीक, तो बाहर से सेंस को ये इकट्ठा करके ब्रेन में ले जाती हैं। ब्रेन उनके बारे में सोचता समझता है, उसे इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर भी करता है और उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, वैसा रिस्पॉन्स वापस वहां तक पहुंचाया जाता है। स्केलेटल मसल्स उसके लिए फिर काम करते हैं। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से हमारी आंखों पे, हमारे टंग्स पे टैंगोरिसेप्टर सेल्स हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से खूब ढेर सारे न्यूरॉन्स इस तरह से निकल रहे हैं जो हाथ, पांव और पूरी बॉडी में अलग अलग फैले हुए हैं। समझ में आ रहा है? अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी एंड मोटर नर्व्स का बहुत ही रोल होता है। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो बाहर से स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जो ब्रेन ने जो सोच समझ लिया है, डिसीजन लिया है, उसके लिए एक्शन करना है, तो ब्रेन से बाहर की ओर जो इंफॉर्मेशन लाती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं। क्लियर हो गया? सेंसरी नर्व बाहर से, फ्रॉम आउटर टू इनर साइड टू ब्रेन आप कह सकते हो, या स्पाइनल कॉर्ड, सिंपली इसको सीएनएस कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। और मोटर क्या करते हैं बेटा?
तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटर साइड यानी जहां पे फंक्शन करना है, जो इफेक्टर ऑर्गन हो जिसको हम कहते हैं। क्लियर हो गया? एकदम बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गुड। अब यहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया जो डायरेक्टली विल पावर के कंट्रोल में ना हो, लेकिन वो अपने आप जरूरत पड़ने पे फंक्शन करें। इनडायरेक्टली ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया? ओके, गुड। ऑटोनॉमिक मैंने बताया था ये सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। अब कैसे किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, थोड़े एक दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। बाकी इतना डिटेल क्लास 10th में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और फ्यूचर में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दी बेस्ट, यहां से धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये है सिंपैथेटिक पार्ट और ये है ग्रीन में जो लिखा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब होती है तो हम सबसे पहले हार्ट की ही बात कर लेते हैं, जो कि आसान है आपके लिए समझना। हृदय, दिल जिसे आप कहते हैं। तो हार्ट की जो क्या है, इंक्रीज एसवी एंड एचआर। एचआर का मतलब है हार्ट रेट, एसवी का मतलब जो उसकी एक्टिविटी होती है, जो बीट करने की स्पीड होती है, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन साइड में आइए, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज एचआर यानी हार्ट रेट कम करता है, मतलब कि फिर से नॉर्मल ले आता है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा आप रिड्यूस पेरिस्टल्सिस एंड सिक्रीशन, एलिमेंट्री कैनाल की बात करिए। सिंपैथेटिक जब एक्टिविटी होगी तो यहां पे क्या होते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है, जो लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और सिक्रेशन भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें बच्चों, तो पैरासिम्पैथेटिक इस बार स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होगी वो एलिमेंट्री कैनाल को स्टिमुलेट करेगा, तो पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के जो कुछ भी आपके सिक्रीशंस होंगे, चाहे वो HCl हो चाहे कुछ और हो, वो भी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा हैं। आपको मन करेगा तो इसे पॉज करके आराम से लिख लेना, देख लेना। वैसे क्लास 10th में इतना नहीं जानना, बस आप जानते रहिए कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमेशा जोड़े में काम करते हैं। ठीक है बच्चों? गुड। अब हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन मतलब नर्व सेल जिसकी बात कर रहे हैं, ये फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, बिल्कुल है। सो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल फंक्शन जो होना है वो न्यूरॉन पे होना है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो इसी से मिलकर के पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आपका बना है। कहीं कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। ठीक है। नाउ एवरी न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी, जिसको कि साइटॉन कहते हैं, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। ठीक है, कोई भी न्यूरॉन, यहां पे एक जो मैंने स्ट्रक्चर लगाया है ये एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, टिपिकल न्यूरॉन आप कह सकते हैं। और ये बोर्ड के एग्जामिनेशंस में बहुत बनाने के लिए आता है, ड्रॉ करने के लिए आता है, 2 मार्क्स में आता है। आपको सिंपली बनाना है और नाम लिख देने हैं, जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों? तो न्यूरॉन सेल बॉडी दैट इज साइटॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन से मिलकर बना होता है। डेंड्राइट और एक्सॉन जो होते हैं ये नर्व फाइबर भी कहलाते हैं। कौन? डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम आप जानते रहिएगा, किसको कहां यूज करना है ये भी जानते रहो। अब आइए न्यूरॉन की एक कंप्लीट ओवरऑल स्टडी करते हैं।
इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो बच्चों ये जो पूरा बड़ा सा एरिया है जो सेल जैसा दिख रहा है ना, इसी को आप साइटॉन कहते हो। क्या कहते हो? साइटॉन। ये नीचे है भी, या सेल बॉडी कहा जाता है। इसके ठीक बीच में एक बहुत ही सुंदर सा न्यूक्लियस होता है। अच्छा, आपको ये चीज जान के बहुत हैरानी होगी कि बर्थ के समय किसी ह्यूमन बीइंग में जितने न्यूरॉन होते हैं डेथ के समय भी उतने ही रहते हैं, सेम टू सेम, है ना। घट सकता है, बढ़ नहीं सकता, याद रखना। घट सकता है, बढ़ नहीं सकता। बर्थ के समय मान लीजिए कि 100 अरब 100 अरब न्यूरॉन्स किसी की बॉडी में हैं, तो वो मरते समय 100 अरब होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे क्या पता चला आपको? इससे ये पता चला कि न्यूरॉन्स कैन नेवर बी डिवाइड, यानी न्यूरॉन्स या नर्व सेल कभी भी डिवीजन नहीं करती है। ये डिवीजन नहीं करते हैं। कंफर्म हो गया? नोट कर लेना इस चीज को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सेल बॉडी में या साइटॉन में न्यूक्लियस के अलावा कुछ ऐसे राउंड राउंड दाने भी पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स जिसको हम कहते हैं। इसको निजल ग्रेन्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल। निजल्स ग्रेन्यूल। और ये निजल्स ग्रेन्यूल क्या करते हैं? अपीयर डिसअपियर होते रहते हैं। जैसे आपने अपनी हैंड वॉच में देखा होगा, जो डिजिटल क्लॉक होती है उसमें क्लिक क्लिक करता रहता है ना, बीच में 2 डॉट बने होते हैं, वो एक बार गायब होते हैं फिर एक बार दिखने लगते हैं। तो अपीयर डिसअपियर होते रहते हैं। निजल ग्रेन्यूल बिल्कुल वैसे ही अपीयर डिसअपियर होते हैं। अब इनका अपीयर डिसअपियर होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर ये लगातार अपीयर हो जाएं, मतलब लगातार ये दिखते ही रह जाएं, डिसअपियर ना हो, तो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं यहां से इकट्ठी हुई हैं, वो आगे नहीं ट्रेवल कर पाएंगी और पैरालिसिस हो जाएगी बॉडी में, लकवा मार जाएगा, है ना। ठीक सर, ये तो अपीयर हो गया। अगर डिसअपियर हो जाए तो भाई डिसअपियर होने में क्या होता है? डिसअपियर होने में भी सेम कंडीशन है, इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगी। यानी लगातार अपीयर और डिसअपियर होना जरूरी है। परमानेंट अपीयर या परमानेंट डिसअपियर सेल इंफॉर्मेशन को आगे नहीं जाने देगा, जिससे इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो पैरालिसिस की कंडीशन आ जाएगी। समझ में आ गया? तो निजल ग्रेन्यूल का महत्व भी समझ में आ गया सबको। गुड। अब साइटॉन या सेल बॉडी में आपने न्यूक्लियस देखा, निजल ग्रेन्यूल देखे, उसके बाद ये जो बड़े बड़े इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? डेंड्रॉन। और इस डेंड्रॉन की भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये फाइनल फाइबर्स निकल रही हैं, इनको डेंड्राइट कहा जाता है। यही डेंड्राइट किसी दूसरे न्यूरॉन या किसी दूसरे मसल से नॉर्मली जुड़े होंगे, है ना, न्यूरॉन से या मसल से जुड़े होंगे, तो इसको हम कहते हैं सिनेप्स। क्या बनाते हैं ये? साइनेप्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी इंफॉर्मेशन यही इकट्ठा करते हैं, स्टिमुलस यही लाते हैं और फिर ये आगे की ओर कैरी करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया साइटॉन के हिस्सा। अब यहां से लेकर के यहां लास्ट तक जो भी कुछ है, ये सब कुछ एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन। तो ये दूसरी तरफ एक फाइबर हो गया, सबसे लंबा फाइबर हो गया, है ना, इसी को नर्व फाइबर कहते हैं ना। तो एक्सॉन और डेंड्राइट्स को ही नर्व फाइबर कहते हैं। अब ये जो सबसे लंबा सा फाइबर आप एक्सॉन देख पा रहे हो, इसके बीच में जो प्लाज्मा होगा उसको एक्सोप्लाज्मा कहेंगे। ठीक। और ये जो ब्लू ब्लू कलर के आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइलिन शीथ कहते हैं। तो जिस न्यूरॉन पे माइलिन शीथ होता है उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में बना है। ठीक, माइलिनेटेड। अब ये माइलिन शीथ आती क्यों है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर है, इनको स्वान सेल कहा जाता है। पढ़ने में सचवान लग रहा होगा, पर इसको हम क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं।
ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? स्वान सेल कहते हैं। ये स्वान सेल ही क्या करते हैं, माइलिन जो कि एक लिपिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सिक्रीट करते हैं और ये नर्व फाइबर या एक्सॉन को आप कह सकते हैं चारों ओर से कवर करके रखते हैं। जैसे बिजली के तार होते हैं, है ना, उनके ऊपर कवर होता है, इंसुलेशन होता है, जिससे हमें झटका नहीं लगता, वैसा ही कुछ कवरिंग यहां भी रहता है। बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये माइलिन या स्वान सेल नहीं पाए जाते हैं, माइलिन की परत नहीं पाई जाती है, तो वो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं, है ना। वहां पर वो भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, थोड़ा अमाउंट कम है, इनका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। वहां पे इंफॉर्मेशन स्लो हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां पर इंफॉर्मेशन फास्ट होगी। आगे आपको एक चलता फिरता एनिमेशन में दिखाऊंगा जिसमें दोनों न्यूरॉन मतलब कि माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन नीचे ट्रेवल करेगी। तो आप देखेंगे कि जो ऐसी वाली माइलिनेटेड वाली न्यूरॉन है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होगा, वो देख के आपको पता चल जाएगा। तो एक्सॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर देखा बेटा आपने? एक्सोप्लाज्मा देखा, फाइबर देखा, स्वान सेल देखा, माइलिन शीथ देखी। अब हर माइलिन शीथ के बीच में छोटा छोटा यहाँ पे गैप आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये गैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो गैप होते हैं ना, इनको नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जाता है, नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जाता है, यहां पे लिखा होगा नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। इस नोड्स ऑफ रैनवियर पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, नोट कर लेना इस चीज को। माइलिन शीथ इज एब्सेंट एट द नोड ऑफ रैनवियर, एट द नोड ऑफ रैनवियर, याद रहेगा? ओके गुड। अब इस एक्सॉन का जो सबसे एंड पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, जिसको नर्व एंडिंग भी कहा जाता है, याद रखना इसको नर्व एंडिंग भी कहा जाता है। यहां पे आप स्वलन पार्ट देख पा रहे होंगे, थोड़े फूले फूले से बटन लाइक स्ट्रक्चर या नॉब, गांठ लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, नॉब या बटन, नॉब और यू कैन से बटन। इनको साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है। साइनेप्स का मतलब साइनेप्स, साइनेप्स से बना है साइनेप्टिक। साइनेप्ट का मतलब जंक्शन यानी जोड़। तो ये कहीं जुड़ने वाले नॉब होते हैं या बटन्स होते हैं। तो किससे जुड़ते हैं? या तो ये किसी दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेंगे या दूसरे मसल से जुड़ेंगे, ठीक है। जब मसल्स से जुड़े होते हैं तो ऐसे जंक्शन को हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक। और जब ये किसी न्यूरॉन से ही जुड़े होते हैं तो उसको सिंपल साइनेप्स कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। इसको सिंपल साइनेप्स कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। तो ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब कुछ डिफरेंट टाइप के और भी न्यूरॉन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा न्यूरॉन आपने देखा ऐसा ही होता है, लेकिन ये टिपिकल न्यूरॉन है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसी को बनाएंगे, एनसीईआरटी में ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसी को बनाएंगे और ये जो नाम लिखे हैं एटलीस्ट इनका नामकरण आप ऐसे ही करेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप कुछ अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स को भी देख लेते हैं और यहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो यूनिपोलर न्यूरॉन, नाम से ही पता चल रहा होगा, यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन। तो एक पोल वाला न्यूरॉन यानी जिसमें केवल एक ही तरफ इंफॉर्मेशन आएगी, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो ये है सेल बॉडी टर्मिनल एंड पे दूसरे, और इधर की ओर केवल इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं ट्रेवल करेगी। आप देख पा रहे हो कि इनके ऊपर माइलिन की शीट पाई जा रही है। यहां पे आपको माइलिन की परत देखने को मिल रही, माइलिनेटेड। तो ये कैसे न्यूरॉन हो गए? माइलिनेटेड, लेकिन इनका केवल एक ही पोल है, यूनिपोलर। दूसरी ओर इसका नर्व एंडिंग आप देख पा रहे हो कि प्रेजेंट है। अब ये है बाइपोलर न्यूरॉन। तो नॉर्मली आपको मैक्सिमम बाइपोलर या मल्टीपोलर न्यूरॉन ही देखने को मिलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर अभी पीछे आपने देखा वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन था, याद रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। गुड। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होगा कि दोनों ही एंड पे इनके रिसीविंग करने की क्षमता होती है या
ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। तो आप देख पा रहे हो कि बाइपोलर न्यूरॉन में एक तरफ सेंसरी रिसेप्टर भी लगे हैं जो रिसीव करेंगे, न्यूक्लियस की दूसरी तरफ यह इंफॉर्मेशन आसानी से ट्रेवल भी करेगा। ठीक ऐसे न्यूरॉन्स नॉर्मली हमारे रेटिना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? रेटिना की जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। यहां भी माइलिन की शीथ प्रेजेंट है, ठीक है, यहां भी माइलिन प्रेजेंट है, तो ये भी माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब यहां पर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, भाई एक एंड ही है यहां पर, इसके आगे नहीं है, लेकिन लग तो ये यूनिपोलर है पर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो इधर भी एक नर्व एंडिंग बन रही है और इधर भी नर्व एंडिंग बन रही है। ठीक बच्चों, तो ये सेंसरी रिसेप्टर की एंडिंग और ये भी आपके टेल एंड है, यानी रिसेप्टर या ट्रांसमीटर की एंडिंग है। तो फाइबर एंड्स दो तरफ बन रहे हैं। लग ये यूनिपोलर है पर रियल में यूनिपोलर नहीं है। तो सूडो का मतलब ये होता है फॉल्स, सूडो का मतलब ये होता है फॉल्स। समझ में आ गया ना? अब आकर ध्यान से इस पे देखो बच्चों, तो इस पे कोई भी कहीं भी माइलिन की लेयर आपको नहीं देखने को मिल रही होगी। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। कैसा न्यूरॉन है? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अब नेक्स्ट एक तरफ है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें जो साइटॉन है, जो सेल बॉडी है, इसमें खूब सारे ब्रांचेस निकलते हैं, खूब ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो डेंड्राइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और एक जो इसकी सबसे लॉन्ग ब्रांच होती है वो एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसकी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो नॉर्मली सिनेप्स करने के काम आती हैं। साइनेप्टिक नॉब होती हैं जो या तो किसी मसल से जुड़ी होती हैं या नॉर्मली न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप जो कोर्स में पढ़ रहे थे वो मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन ये जानते रहिए कि और भी तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। ये इनकी बनावट के हिसाब से इनकी कैटेगरी बनाई गई है, फंक्शन के हिसाब से नहीं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? फंक्शन के हिसाब से तीन तरह की हो सकती हैं, या तो सेंसरी हो सकती हैं, या मोटर हो सकती हैं, या मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, यानी जिसमें दोनों की क्वालिटी हो उसको मिक्स बोलते हैं। सेंसरी वो होती हैं जो आउटर से लेकर के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मोटर वो होती है जो ब्रेन से लेके आउटर की ओर मैसेज को जाती हैं। और मिक्स वो होती हैं जो दोनों कर सकते हैं, ला भी सकते हैं इंफॉर्मेशन को और ले भी जा सकते हैं, है ना? तो वो फंक्शन हो गया। खैर इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहाँ पे एक जंक्शन को ही देख लो ताकि आपको एक अंदाजा तो हो जाए कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये तो साइटॉन वाला हिस्सा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, आपको देख के ही अंदाजा लग गया होगा। ये थोड़ा सा फाइन स्ट्रक्चर है, अच्छा डिटेल यहाँ पे है। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डेंड्राइट है, डेंड्राइटिक ब्रांच है, गोल्जी apparatus है, और जहां से एक्सॉन निकलता है इसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। यहीं पर इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठी होती फिर आगे की ओर बढ़ती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन आगे की ओर जाती है ना? तो इसी को आप मिला करके सेल बॉडी कहते हैं या साइटॉन कहते हैं। अब जो एक्सॉन निकलता है लॉन्ग सबसे फाइबर, इसके ऊपर भी देखो माइलिन की लेयर नहीं है, तो ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरे एक न्यूरॉन से जुड़ा हुआ, आप देख पा रहे हो ये दूसरा न्यूरॉन है। तो इस एक्सॉन का जो सबसे टर्मिनल पार्ट है ये आप देख पा रहे हो सिनेप्टिक टर्मिनल या नॉब होते हैं। ठीक, ये नॉब होते हैं जिसको आप टीलोडेंड्रिया, टीलो का मतलब होता है एंड, TELO, टीलो का मतलब एंड, किनारा, है ना? तो टीलोडेंड्रिया आप कहते हैं। तो सबसे किनारे वाले जो हिस्से हैं टीलोडेंड्रिया के उसको साइनेप्टिक टर्मिनल या साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। जो दूसरे यहाँ पर आप देख पा रहे हो दूसरा न्यूरॉन का आपको यहाँ पे साइटॉन दिख रहा होगा जिनसे ये ब्रांचिंग करके जुड़े हुए हैं। तो क्या बना रहे हैं बेटा? ये एक साइनेप्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? साइनेप्स। इसी तरह से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती रहती है। तो इस तरह के जंक्शंस आपको देखने को इजीली मिल जाएंगे। अब मैंने कहा था कि मैं चलता फिरता सा फिगर लगा दूंगा, एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का, दूसरा माइलिनेटेड न्यूरॉन का।
तो ये वाला है आपका अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन और ये है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन। दोनों का डिफरेंस आप देखिए, ये देखिए अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में यहाँ पे जहां पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जो ब्लू लाइट के कलर में है, वो थोड़ी ही दूर तक आता है और फिर रुक जा रहा है उतनी ही देर में जितनी देर में ये यहां तक पहुंच रहा है। अब यहां देखिए, यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और उतनी ही देर में ये नीचे तक पहुंच जाता है, यानी इससे कई गुना फास्ट स्पीड अनमाइलिनेटेड के कंपैरिजन में माइलिनेटेड में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मैसेज ट्रांसफर हो जा रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है, स्पीडली, है ना। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें नोड टू नोड ट्रांसफर होता है, इस तरह से जंपिंग कहते हैं इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये सिंपल कंडक्शन है। तो आप देख पा रहे हो जितनी देर में सिर्फ ये यहां पहुंच रहा है उतनी देर में इंफॉर्मेशन यहां एंड तक पहुंच जा रही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसीलिए माइलिनेटेड हमारी बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं, अनमाइलिनेटेड वहीं पाए जाते हैं जहां का पैटर्न फिक्स है, जहां इंफॉर्मेशन की स्पीड फिक्स है। अब आप सोचेंगे सर स्पीड कितनी होती होगी। देखो बच्चों, नॉर्मल जो स्पीड होती है वो 100 मीटर्स पर सेकेंड, एक सेकंड में 100 मीटर तक की दूरी ये कवर कर लेते हैं अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन हो। नॉन माइलिनेटेड ऑब्वियसली इसमें स्पीड बहुत ही स्लो है इससे, है ना। तो आप 50 या 40 की स्पीड कह सकते हो। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूरॉन का डिस्कशन, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रेन, उसके पार्ट वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और बाकी और भी जो टॉपिक होंगे उसको आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।